नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स और मैं हूं आपके साथ गिरिराज सिंह राठौड़। शख्सियत की आज की पेशकश में हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री और गौतम बुद्ध नगर से सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी। सर, बहुत स्वागत। नमस्कार। सर, आप बतौर डॉक्टर भी और क्योंकि भाजपा के नेता भी हैं, कोरोना वायरस के दौरान पिछले 2 साल में देश ने बहुत कुछ झेला और अब एक नया वेरिएंट ओमिक्रॉन सामने आ रहा है। केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में भी आपकी सरकार है और आप डॉक्टर भी हैं। क्या लगता है आपको कि किस तरीके से इससे निपटेगा देश? पिछले 2 साल में बहुत कुछ झेला है और सरकार की क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, मैं जनप्रतिनिधि भी हूं और लगभग 40 वर्षों से इस प्रोफेशन में भी हूं एज ए डॉक्टर। जो दूसरी लहर का मंजर हम लोगों ने देखा अपनी आंखों से, वो वास्तव में पूरे देश को नहीं, पूरे विश्व को उसने हिलाया है। और जिस तरह से तबाही हुई है, अब ईश्वर ने हमें काफ़ी वार्निंग दे दी है। धन्यवाद है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। जब पहली लहर कहीं जनवरी 2000 के आसपास थी, 19 में, उस वक़्त ना हमारे पास ग्लव्स थे, ना मास्क थे, ना सैनिटाइज़र था, ना वैक्सीन थी, ना दवाइयाँ थी। उस वक़्त जो भी फैसले हमारी सरकार ने लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, देश को एक बहुत बड़ी तबाही से हमें बच भी गए, कुछ नुकसान हुआ भी। और ईश्वर ने हमें बहुत आगाह कर दिया है कि 2 वेरिएंट आए, अब ये तीसरा वेरिएंट आया है। किसी भी वायरस का वेरिएशन आना, नए वेरिएंट आना, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब वायरस आता है, उस वायरस के कुछ समय बाद उसमें परिवर्तन आते हैं। ये कुछ उसी तरह से जैसे आप अपने किसी बदमाश को जिला बदर कर दें। वह जिला बदर का बदमाश अपनी शक्ल बदल कर, कपड़े बदल कर, नए हथियारों के साथ फिर आने का प्रयास करता है। आज मानवता के हित में, देश के हित में, समाज के हित में, मैं समझता हूँ हम सबको, आपके चैनल जनहित के माध्यम से मैं अपने क्षेत्र की जनता, देश की जनता को आगाह करना चाहूँगा, एक जनप्रतिनिधि के नाते, एक चिकित्सक के नाते, अगर हम अब भी नहीं जागे तो फिर हम किसी को दोष ना दें। हमें 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, इसको अभी मेंटेन करना पड़ेगा। क्यों आखिरकार हमारी जान की रक्षा के लिए सरकार को कदम उठाने पड़े, कर्फ्यू लगाने पड़े, लॉकडाउन करने पड़े। आएंगे, क्रिसमस भी आएगा, नया वर्ष भी आएगा, त्यौहार भी आएंगे, पार्टियां भी होंगी। मैं मान सकता हूं कि 1.5-2 वर्षों का समय लगातार बंधन के बाद एक खुले वातावरण में हम सब लोग जाना चाहते हैं, लेकिन हमें सिर्फ अपनी नहीं, औरों का भी ख्याल रखना है। अपने बच्चों का, अपने दोस्तों का, अपने रिश्तेदारों का, अपने समाज का और सबसे बड़ा मानवता का। आज हमें वही सारी प्रिकॉशंस और उतने ही जोश से, आज हो सकता है ये दिख रहा हो कि ओमिक्रॉन की इन्फेक्टिविटी ज़्यादा है, ये इन्फेक्शन संक्रमण की दर ज़्यादा है, वायरुलेंस कम है दिख रही है, लेकिन ये कब वायरुलेंस ज़्यादा हो जाए, कब इसके टीके ना लगवाए हुए लोग जो हैं, अगर उनको बीमारी ज़्यादा बढ़ने लगे। आप देखिए, पहली लहर में जनहानि इतनी नहीं हुई, दूसरी लहर में बहुत ज़्यादा हुई, तो वही वेरिएंट था। तो ऐसे वेरिएंट जब कभी 2 आपस से मिक्स करते हैं, स्थितियां बदलती हैं, तो कभी भी कोई भी वेरिएंट वायरस का हानिकारक हो सकता है। वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। जिन जिन को वैक्सीन्स लगी उनको ये बीमारी कम हुई, हल्की हुई, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, अभी ये कहा जा रहा है कि जो वैक्सीन पहले लोगों ने लगवाई है वो ठीक है, लेकिन ये वैक्सीन ओमिक्रॉन पर उतनी कारगर नहीं है। फिलहाल हमारे पास में मास्क के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। देखिए, मास्क और 2 गज दूरी ये हमें बहुत चीज़ों से बचा सकते हैं। अच्छा, ये मैं बता दूं कि डॉक्टर साहब से मास्क हटाने के लिए हम ही ने कहा है, हमारे व्यूवर्स के लिए। और एक और आपसे ये बात जानना चाहेंगे, क्योंकि संसद में आपने एम्स का मुद्दा उठाया, एम्स नोएडा के लिए, और या फिर जो ज़िला चिकित्सालय है उसे उसमें वो सुविधाएं जो हैं वो दी जाएं, तो उसको लेकर के क्या कुछ काम हुआ है या संसद से क्या कुछ? देखिए, एनसीआर का नोएडा एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। दिल्ली पर बोझ बढ़ता जा रहा है, दिल्ली के पास जगह भी नहीं है। उसको ऑफलोड करने के लिए एक बना हुआ भवन है जिसमें पीडियाट्रिक इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट चल रहा है। इस पर एम्स की एक टीम आई भी थी, वो काम कोरोना की वजह से आगे नहीं बढ़ा। पार्लियामेंट के फ्लोर पर मेरा उठाने का इसमें था कि जब एक कोई चीज़ पार्लियामेंट के फ्लोर पर आ जाती तो उस पर चिंतन शुरू हो जाता है, और वह बिल्डिंग को या तो एम्स बनाए या एम्स का दूसरा भवन बनाकर दूसरी जगह सोचकर
हमारी बिल्डिंगें बहुत अच्छी बनी हुई हैं, उन भवन में चिकित्सकों का इंतजाम, मशीनों का इंतज़ाम वो करना ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ कि प्रवासियों का ये केंद्र बिंदु है और ये मिनी भारत नहीं, मिनी वर्ल्ड है नोएडा। देश ने, विश्व के कोने कोने से लोग आते हैं, 2 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ते हैं। उन सबको ध्यान में रखते हुए यहाँ की जनसंख्या रिकॉर्ड के बाद भी 50 लाख से अधिक की गौतम बुद्ध नगर की जनसंख्या है और दिल्ली के एम्स का लोड कम करने के लिए मैं समझता हूँ एक दूसरे एम्स की ज़रूरत हमने महसूस करी है। आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती भी है और ऐसे में जन विश्वास यात्रा निकाली जा रही है। कुछ राजनीतिक सवाल हो जाएं, मुख्यमंत्री आए हैं, गाज़ियाबाद आए हैं, क्या कुछ तैयारियां बीजेपी की आने वाले चुनाव को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक संगठन की पार्टी है, ना ये परिवार की पार्टी है, ना व्यक्ति की पार्टी है। संगठन हर वक्त अपनी तैयारी में, जैसे फौज हमारी रहती है उस तरह से रहता है तैयार। ये कार्य चलते रहते हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहे हैं, जाहिर सी बात है। आज श्रद्धेय हमारे योग पुरुष अटल जी का जन्मदिन है, सुशासन दिवस के लिए हम उसे मनाते हैं। उसका संदेश जाना चाहिए, पूरे प्रदेश के अंदर जाना चाहिए। विभिन्न नेताओं की अलग अलग जगहों पर जिम्मेदारी दी गई है। उस जिम्मेदारी को देखते हुए हम सभी लोग अपने उस चुनाव की दृष्टि से पूरी तैयारियों में लगे हुए हैं और सभी से अपील की जा रही है कि चुनाव की तैयारी भी करें, लेकिन कोरोना से बचने के लिए भी हमें ध्यान रखना है। जैसे लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी सरकार से और चुनाव आयोग से भी कहा, तो उसको लेकर के क्या कुछ लगा? क्योंकि चुनावी रैलियां लगातार जारी हैं। देखिए, हमें सभी चीज़ों को साथ लेकर चलना है। चुनाव भी हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है और हमें अपने आप को और सबको बचाना भी है। उस सबका कहीं सामंजस्य, चुनाव आयोग ने भी यही कहा है कि हम स्थितियों का आकलन करेंगे और जो भी ज़रूरत होगा वैसे कदम उठाए जाएंगे। अच्छा, एक छोटा सा सवाल और कि विपक्ष बार बार ये कह रहा है कि जन विश्वास यात्रा आप लोग निकाल रहे हैं, जनता का विश्वास अब भाजपा में कम होता जा रहा है, ये भी उसकी एक बड़ी वजह है और लगातार आपके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी पर और ख़ासतौर से समाजवादी पार्टी। देखिए, पिछले बार जितनी सीटें हम लोग लेकर आए थे लोकसभा में, उससे ज़्यादा सीटों से इस बार पुनः प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी जी। 335 सीटें 400 में से लेना ये अपने आप में कल्पनीय है। योगी जी के नेतृत्व में इतने काम हुए हैं, इतना विकास हुआ है मोदी जी के नेतृत्व में। आप समझिए कि आखिरकार क्यों विपक्ष जो बात कर रहा है, कहाँ बात कर रहे हैं कि बीजेपी के पॉपुलैरिटी घट रही है, कि अपने ही मन से आप खुश हो लें। बीजेपी की, योगी जी की, मोदी जी की, सभी की हमारी ग्राफ हमारा बढ़ रहा है और पिछले बार से भी बेहतर स्थिति में हम होंगे। आपको लग रहा है वो पॉपुलैरिटी चाहे यूपी में नहीं लेकिन बाकी राज्यों में, तो पंजाब में उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है? पंजाब में आम आदमी पार्टी अब उभर करके आ रही है, कितनी बड़ी चुनौती आप देखते हैं? कि पंजाब की राजनीतिक स्थितियां अलग हैं, यूपी की अलग है। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक स्थिति के अनुसार से उत्तर प्रदेश हमारे लिए महत्वपूर्ण राज्य है। प्रधानमंत्री जी वहाँ से स्वयं आते हैं, मुख्यमंत्री जी वहाँ गोरखपुर की हैं, पीठ के हैं। तो मैं समझता हूँ कि हम उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा करेंगे। पंजाब की स्थिति में भी हमारी पहले से अच्छा सुधार होगा। अकाली से फिर से समझौता? देखिए, ये राजनीतिक विषय है, इस पर हमारी पार्टी के जो वरिष्ठ लोग हैं वो फैसला करेंगे। चलिए, एक आखिरी सवाल, कितनी सीटों से बीजेपी उत्तर प्रदेश में आ रही है? देखिए, पिछले बार से ज़्यादा। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद डॉक्टर महेश शर्मा। साफ तौर से कहना है कि चुनाव आते जाते रहेंगे, ये व्यवस्था है, इसे भी बरकरार रखना है और इस बार ज़्यादा सीटों से बीजेपी उत्तर प्रदेश में आ रही है, लेकिन ओमिक्रॉन वायरस को ध्यान में रखते हुए आपको सावधानी भी उतनी ही बरतनी है। नोएडा से गिरिराज सिंह की रिपोर्ट।